हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। हमने कल क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था और क्लोरोप्लास्ट का हमने स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्कस किया था। एक बार हम एक क्विक रिवीजन लेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये जो आपको दिख रहे होंगे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरे ग्रुप को हमने क्या बोला था? हमने बोला था ग्रेना, ठीक है। और पर्टिकुलर एक कॉइन को हमने बोला था थाइलाकॉइड। और जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है, हमारी सेल में साइटोप्लाज्म है, एग्जैक्टली इन द सेम वे क्लोरोप्लास्ट में क्या है? स्ट्रोमा है, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है ऑन द नंबर 4। ये देखिए, ये दिया हुआ है, ये है आपका स्ट्रोमा, जिसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से? ये ग्रेना। अब इसके ये जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, इस तरीके से जुड़े हुए हैं, मैंने कल बताया था, उसको हम बोलते हैं लेमिले बोलते हैं या फिर लेमिला बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्ट्रोमल लेमिला बोलते हैं, एक दूसरा नाम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। और कौन सी चीज छूट रही है? यहाँ लिखा हुआ है इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपका जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये येलो वाला जो लाइन दिख रही है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमने देखा इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक। ये इसकी आउटर लेयर है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर हमने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम आज पढ़ने वाले हैं राइबोसोम्स के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे राइबोसोम से। राइबोसोम के बारे में मैंने आपको अभी तक ये बताया है कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ये है कि 80s राइबोसोम यूकैरियोटिक में होते हैं और 70s प्रोकैरियोटिक में। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम जानने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड and important cytoplasmic organelles। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो राइबोसोम कैसा है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये चीज याद रखना है, ठीक है। ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ठीक। एक एक चीज वर्ड टू वर्ड क्लियर करते जा रहे हूँ, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक। फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर ये बोल रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ इसका एसोसिएशन है, इसका मतलब यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। हमने पढ़ाई की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, मैं यहाँ फिर से बनाऊंगी, ER एक पेरेंट है, इसके दो बच्चे हैं, स्मूथ और रफ। तो रफ के पास क्या? पिंपल्स हैं, और वो पिंपल्स को ही हमने क्या बोला था? राइबोसोम्स, ठीक है। क्योंकि उसकी सरफेस जो है वो रफ है, उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ एसोसिएटेड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद राइबोसोम्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स। ये एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, तो ऑब्वियसली इसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एंड आर मेनली कंपोस्ट ऑफ, ये आपको याद रखना है कि ये बने कैसे होते हैं। 2/3 जो होता है RNA होता है और 1/3 जो होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक। कैसा में इसका स्ट्रक्चर रहता है उसको एक बार बताती हूँ आप लोगों को। देखो, इसमें ये एक बड़ी यूनिट है, इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। राइबोसोम का पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में, ये सारी चीजें आपको रिपीट होगी। कहाँ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ये सब में रिपीट होगा बार बार। और इसके बाद एक जब हमारा पूरा ये चीज कंप्लीट हो जाएगी सेल ऑर्गेनल्स का, तो मैं एक पूरा क्विक शॉर्ट रिवीजन का पूरा वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसमें आपकी क्वेरीज भी इन्वॉल्व होंगी, ओके। चलो, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये एक बड़ी यूनिट रहती है और ये एक छोटी यूनिट रहती है, ठीक। यहाँ पर RNA है, तो क्या बोल रहा है? 2/3 RNA, मतलब RNA 2/3 पार्ट हो गया उसका, और 1/3 प्रोटीन। ये जो यूनिट्स हैं ये सब यूनिट्स हैं किसकी? प्रोटीन्स की, ठीक है। इसको ही हम राइबोसोम बोलते हैं, जो कि फ्रीली कहाँ पे हमको दिखाई देता है ऐसा स्ट्रक्चर? ये दिखाई देता है हमको साइटोप्लाज्म में, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर नेम्ड एज 70s फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स। इस चीज को बिल्कुल एकदम ध्यान रखो, मैं भी क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आगे मैं कुछ अच्छा बताने वाली हूँ। अब उसके बाद और 80s इन द यूकैरियोट्स। चलो, सबसे पहले तो अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, ठीक है, अगर मैंने ये चीज पहले मेंशन की होगी तो ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनके पास इनका खुद का क्या होता है? DNA, ठीक।
दूसरी चीज, इनके पास जो राइबोसोम होता है वो होता है 70S। इसका मतलब ये जो थी ये पहले प्रोकैरियोटिक सेल थी, उसके बाद फेगोसाइटोसिस के थ्रू एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में ये चीज मेंशन की गई है कि इसको यूकैरियोटिक सेल ने एनग्लव कर लिया एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सेल ऑर्गेनल। किसकी बात कर रही हूँ? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होगा, प्लांट में भी एनिमल में भी, लेकिन क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में होता है। ठीक, अब यहाँ लिखा है 70S और 80S। ठीक है, तो S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, ये हमको याद रखना है। बोथ 70S 80S राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स। यही मैंने अभी बताया, 2 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ये है लार्ज और स्मॉल। ठीक है, काय की? प्रोटीन की। ठीक, राइबोसोम्स आर आइदर एनकम्पास्ड विद इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब भी बताया, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े रहेंगे, कौन सा? रफ। ठीक, उसके बाद और आर फ्रीली ट्रेस्ड इन द सेल साइटोप्लाज्म। जैसा कि मैंने बताया, इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको साइटोप्लाज्म में दिखेगा, तो या तो ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन आर द 2 कंपोनेंट्स दैट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट राइबोसोम। ऑब्वियस सी बात है, सिंपल लिखा है इसका कि ये जो दोनों यूनिट है राइबोसोमल प्रोटीन, यानी कि ये जो दोनों यूनिट है, और इसको हम आर क्या बोलते हैं? आरएनए, यानी राइबोसोमल आरएनए। तो ये दोनों ही मिलकर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक, उसके बाद लिखा है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द राइबोसोम्स इंक्लूड्स प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग सेल्स दैट एंश्योर द सर्वाइवर ऑफ द, यहाँ पे आएगा सेल। ठीक, देखो क्या बोल रहा है, इसका जो प्राइमरी फंक्शन है क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना सारी लिविंग सेल्स में, और हमारी जो सेल है वो अच्छे से सरवाइव कर पाए, इस चीज का एंश्योरमेंट इसको रखना है। ठीक, इतना क्लियर हुआ। हमने राइबोसोम के बारे में क्या देखा? राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद क्या है? साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल अगर बोल रहा है, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो रहा है कि यार थ्योरी कैसी लिखी हुई है, समझ में नहीं आ रहा है, सारी चीजें डिकोड करके आपको मिल रही है। ठीक, अब देखो उसके बाद ये चीज मेंशन की गई कि अगर वो एसोसिएटेड है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसका मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पर अगर 70S और 80S है ना, 70S और 80S है, तो S का मतलब क्या होता है? स्वेडबर्ग यूनिट। उसके बाद यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि 1/3 पार्ट क्या होता है? प्रोटीन का होता है, और 2/3 पार्ट आरएनए का होता है। उसकी कंपोजिशन बताई गई है। ठीक है, इसमें सब यूनिट्स होती हैं प्रोटीन की, ये चीज बताई गई है। या तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहेगा, या ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमता रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम हमारा कंप्लीट होता है, इसका डायग्राम दिया हुआ, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। देखो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सपोज ये आपकी सेल है। देखो ये जो है ये आपकी सेल है, ये न्यूक्लियस से अटैच है। ठीक है, देखो न्यूक्लियस बना हुआ है। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस रहेगा। ठीक, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से आपका ये वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है रफ। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा है, कौन सा वाला है? रफ। अगर बात करूँ ये वाले एरिया की, तो ये हो गया क्या? ये हो गया साइटोप्लाज्म, है ना। तो यहाँ पर अगर ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स, अगर प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है तो 70S, और अगर यूकैरियोटिक की बात हो रही है तो 80S। तो ये फ्रीली जो घूमते रहते हैं उनको वो इस तरीके से हमको दिखाई देते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इज गोल्जी apparatus, जिसको आप बहुत कॉमनली किस नाम से जानते हो? गोल्जी बॉडी। इसका एक और नाम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना है। गोल्जी apparatus, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये तीनों एक ही है। ठीक, अब अगर हम बात करें, वही चीज लिखी हुई है। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज, लेट मी सिलेक्ट द मार्कर। ओके, देखो इसको इट इज ऑल्सो टर्म्स एज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, यही बोला मैंने। इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड organelle which is mainly composed of a series of flattened stacked pouches called cisternae। क्या लिखा है डायग्राम से समझते हैं। ठीक, चलिए आ जाइए।
देखो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो सिस्टर ने लिखा हुआ है, जो अब भी मैंने मेंशन किया। ये चीज़ हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पढ़ी थी, जब हम यहाँ पर एक सेल बनाते हैं और जो ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाद यहाँ से कुछ स्ट्रक्चर ऐसे एक्सटेंड हो रहा है, वो मेम्ब्रेन बना रही है, ठीक है। तो ये जो फोल्ड्स हमको दिखाई देते हैं ऐसे वाले, इसको हमने क्या बोला था, सिस्टर ने। ये तो अभी मैंने किसका डायग्राम बना दिया, ये है ER, और यहीं पर क्या रहता है, यहीं पर रहता है आपका गोल्जी बॉडी। ये इसका एकदम परफेक्ट डायग्राम है। तो एग्जैक्टली इसमें भी इस टाइप के फोल्ड्स जो होते हैं, मैं दूसरा कलर सिलेक्ट करती हूँ जिससे आपको क्लियरली दिखे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। देखो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन को हमने बोल दिया सिस्टर ने, ठीक है। यहाँ पर जितने भी आपको ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं उसका नाम है सिस्टर ने, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी में सेम है, ठीक। अब यहाँ पर बीच में जो स्पेस आपको दिख रहा है उसको हमने क्या बोला, ल्यूमेन। ये देखो ये है आपका ल्यूमेन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड में है, अब यहाँ पर क्या होता है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, और गोल्जी बॉडी में होता है मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, या हम ये भी बोल सकते हैं कि गोल्जी बॉडी में भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। अब इसको हम एक एग्जांपल से याद रखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। तो प्रोटीन को हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक इंसान है जिसने एक चॉकलेट बनाया, ठीक है, लेकिन उसने चॉकलेट को क्या नहीं किया, रैप नहीं किया अच्छे से, बस उसने बना के दे दिया, किसको, गोल्जी बॉडी को, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, ठीक। अब गोल्जी बॉडी का काम ये है कि उसको अच्छे से तरीके से मॉडिफाई करके पैकेजिंग करके वो चीज़ को उसको बाहर ट्रांसपोर्ट करे, जहाँ सेल को ज़रूरत है, जहाँ जिस टिश्यू को ज़रूरत है वो चीज़ वहाँ जाके ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक। ये एग्जाम्पल को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे लिखा है इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो अभी आने वाले हैं, मतलब बन रहे हैं, ठीक है, मतलब जो चॉकलेट तैयार हो रही है यानी कि प्रोटीन, ठीक है। अब ट्रांस फेस, इसके फेसेस होते हैं सिस और ट्रांस, तो वही लिखा हुआ है, ये वाले पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। अब आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ये वेसिकल्स वगैरह क्या है ये सब भी हम सेपरेट लेक्चर में देखेंगे, अभी गोल्जी बॉडी पे फोकस करो नहीं तो फिर दिक्कत है, ठीक। यहाँ पर आउटगोइंग वेसिकल्स यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये देखो ये जो बाहर निकल गए हैं, ठीक है। इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो आ रहे हैं, आउटगोइंग मतलब जो जा रहे हैं, ठीक। इनका मतलब क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, ये एक अलग से पूरा लेक्चर बनेगा, ठीक। गोल्जी बॉडी में हमने ये देखा कि हमको जितनी भी फोल्डेड फॉर्मेट दिख रहा है उसको हमने सिस्टर ने बोला, उसके बीच के स्पेस को क्या बोला, ल्यूमेन। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ पर प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन होती है और सिंथेसिस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी बॉडी दोनों में क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस। चलिए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या बोल रहा है, अब आपको समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि मैं डायग्राम समझा चुकी हूँ, ठीक है। डायग्राम मैंने आपको एक एक चीज बताई कि उसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान देंगे। स्टैक्ड पाउचेस कॉल्ड सिस्टर ने, सीरीज ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्ड पाउचेस, अभी मैंने बताया ये ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर था, इसी को हमने क्या बोला, सिस्टर ने, ठीक। अब भी डायग्राम में देखा, ठीक। उसके बाद दिस सेल ऑर्गेनेल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टिंग मॉडिफाइंग, मैंने अभी बोला मॉडिफिकेशन यानी वो पैक कर रहा है चॉकलेट को, ठीक है, या चॉकलेट क्या, प्रोटीन, ठीक है, एंड पैकेजिंग, वही वर्ड आ रहा है, पैकेजिंग प्रोटीन्स एंड लिपिड्स टू टारगेटेड डेस्टिनेशंस, सेम चीज लिखी हुई है जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दी, जहां पर प्रोटीन की आवश्यकता है, जहां पर प्रोटीन नीडेड है वहां पे ये प्रोटीन को ट्रांसफर करता है, आइदर इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल, ठीक। ओके, नाउ गोल्जी apparatus इज फाउंड विद इन द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो सभी को पता है, ऑफ अ सेल, एंड इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, ये दोनों में प्रेजेंट होता है क्योंकि भैया प्रोटीन की जरूरत हो दोनों को है, प्लांट को भी है और एनिमल को भी है, ठीक। अब हम
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने ये डायग्राम तो देख लिया, माइक्रो बॉडीज क्या होती हैं। देखो जैसे मैंने आपको वेसिकल बताया, वैसे ही माइक्रो बॉडीज, इसका बढ़िया सा क्लासिफिकेशन है वेसिकल्स का, माइक्रो बॉडीज का। तो अभी हम आउटलाइन देख रहे हैं, ठीक। माइक्रो बॉडीज का क्या लिखा हुआ है ये जरा हम ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए, माइक्रो बॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकुलर ऑर्गेनल, ठीक है, बहुत ही छोटे होते हैं ये, ठीक है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, अब ये दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। वेसिकल, माइक्रोबॉडी, ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, बताऊंगी मैं इसके बारे में डिटेल में। अभी पहले आउटलाइन तैयार करते हैं, ठीक। दे कंटेन वेरियस एंजाइम्स, अगर एंजाइम्स की मेंशन हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे डाइजेशन होगा किसी चीज़ का, ठीक है। एंजाइम्स मैंने बहुत अच्छे से आपको एक एग्जांपल बताया था कि आपको कोई रिएक्शन को इनिशिएट करना है लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। बेसिकली ऑल द प्रोटीन्स एंड ऑल द एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड आर प्रोटीन कैन बी विजुअलाइज ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने पहले ही बोला बहुत टाइनी माइन्यूट इनका रहता है स्ट्रक्चर, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, देखो ये ऊपर में इसके भी क्या है, लेट मी सिलेक्ट द डार्क कलर जिससे आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। इसमें भी सेम कंपोजिशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जैसा कि हमने किस में देखा था, सेल में देखा था, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी वही कंपोजिशन आती है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है लिपिड बायलेयर, ये जो ऊपर वाला मतलब लिपिड बायलेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात चल रही है, ठीक है। इसका जो कोर है, सेंट्रल वाला पार्ट है, ये क्रिस्टलाइन कोर है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ऑब्वियसली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, डाइजेशन के लिए, ये हम आगे देखेंगे, ठीक। इतना क्लियर? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन के बारे में आपको क्या पता है और आप कितना जानते हो, ये चीज़ अभी समझ में आ जाएगी। देखो इस पे जनरली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो एक एक पॉइंट से चलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस structures that run throughout the cytoplasm। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक। हमने एक जो डायग्राम पढ़ा था उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखो मैंने आपको जो डायग्राम बताया था किसका, हमारी यूकैरियोटिक सेल का, उसके टुवर्ड्स चलते हैं, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखो ये आ गई, देखो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फिलामेंट, ये माइक्रोफिलामेंट हो गया, ये मैंने पहले मेंशन किया था, मैं और अच्छे से बता रही हूँ। क्या लिखा था वहां पे, प्रोटीन फिलामेंट्स, ठीक है, और या फिर वहां पे मेंशन था माइक्रोफिलामेंट्स, ठीक। देखो यहाँ पर ये कुछ आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि ये है माइक्रोफिलामेंट, ठीक। यहाँ पे आपको ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये है माइक्रो ट्यूब्यूल, ठीक है। एक ही बार मैं साइटोस्केलेटन अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान देना, ठीक। ये आपको दिखा माइक्रोफिलामेंट, ये आपको दिखा माइक्रो ट्यूब्यूल, उसके बाद में साथ में यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, जैसे हाँ ये रहा इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। ऐसे प्रोटीन के कुछ फिलामेंट्स हैं जो पूरी सेल में ऐसे बिखरे रहते हैं, ठीक है। तो वो एक्चुअल में करते क्या हैं, उसी को कलेक्टिवली हम साइटोस्केलेटन बोलते हैं, और उसका काम ये होता है कि वो सेल को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं, ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो देखते हैं, चलो। साइटोस्केलेटन में कोई कंफ्यूजन वाली बात ऐसी है नहीं, इट इज वेरी इजी, बस पॉइंट टू पॉइंट चलते जाओ, क्लियर हो जाता है, ठीक। चलो यहां पर हमने देखा माइक्रोफिलामेंट्स और प्रोटीन फिलामेंट्स या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। ये सब को कंपोज करके
हमने क्या बोला, साइटोस्केलेटन। देखो साइटोस्केलेटन यहाँ पे लिखा है, नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस, फिलामेंट वर्ड यूज किया था मैंने, प्रोटीनिशियस यानी किससे बने हैं, प्रोटीन से बने हैं, स्ट्रक्चर्स दैट रन थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। एक रफ डायग्राम बनाते हैं, ये हो गई आपकी सेल, ये हो गई आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, इसके अंदर ये मैंने न्यूक्लियोलस बना दिया, यहाँ पे कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, ठीक है, यहाँ पर थे कुछ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स थे, ठीक, तो इनको हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स बोला, ठीक है, इधर वाले को हमने बोला माइक्रोफिलामेंट, इनको इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सब क्या है, ये प्रोटीन के फिलामेंट है, कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, तो कलेक्टिवली इसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन, जो कि पूरी सेल को शेप और स्ट्रक्चर देने का काम करता है। यहाँ पे लिखा है, इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग सेल नोटेबली इन द यूकैरियोटिक। जनरली ये सभी सेल्स में होता है, ठीक है, लेकिन जनरली मोस्ट ऐसे जो नोटिस किया गया है वो यूकैरियोटिक सेल में इसको नोटिस किया गया है, पर ये सब में ही पाया जाता है क्योंकि स्ट्रक्चर मेंटेन करना सबका काम है, ठीक, सारी सेल्स का। The cytoskeleton matrix is composed of different types of proteins that can divide rapidly or disassemble depending on the requirement of the cell. यही चीज लिखी है जो मैंने आपको बताई, स्ट्रक्चर और शेप। क्या बोल रहा है, वो अपने आप को डिवाइड करेंगे या तो वो अपने आप को डिसेंबल, देखो असेंबल और डिसेंबल, यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिसअसेंबल। डिसअसेंबल का मतलब वो अपने आप को कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे कि जो सेल है अगर उसको कहीं मूवमेंट करना है तो वो आसानी से अपना स्ट्रक्चर और शेप चेंज कर सके। वो डिवाइड होंगे ताकि जो उसका शेप है वो एक्सपांड हो जाए जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ये इस अकॉर्डिंग से काम करते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि ये शेप और स्ट्रक्चर देते हैं किसको, सेल को, ठीक है, क्या, साइटोस्केलेटन। द प्राइमरी function includes providing the shape and the mechanical resistance to the cell against deformation. The contractile nature of the filament helps in motility during cytokinesis. साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ये वर्ड आएगा काय में, माइटोसिस और मियोसिस में। जब प्लाज्म डिवाइड होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस, दो सेल्स बन जाती हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि मैकेनिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और मैंने बोला शेप देगा, ठीक, टू द सेल अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। द कॉन्ट्रेक्टाइल नेचर ऑफ द फिलामेंट हेल्प्स इन मोटिलिटी। मोटिलिटी ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस मतलब मूवमेंट की जरूरत होगी, सेल डिविजन हो रहा है तो, ठीक है, सेल को मूवमेंट की ज़रूरत होगी तो उस समय आपको डिसेंबल करना है, डिसअसेंबल करना है, या फिर आपको अपना नंबर डिवाइड करना है। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे साइटोस्केलेटन अपने आप को डिवाइड कर लेता है, अपने आप को एक्सपांड कर लेता है, या तो फिर वो अपने आप को डिसअसेंबल करके ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है ताकि सेल उस जगह से अच्छे से पास हो पाए। तो साइटोस्केलेटन का ऑलमोस्ट क्या है, पूरा कंपोजिशन यही है, जितने भी आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं वो पूरा कलेक्टिवली हम उसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं। का क्या काम क्या है इसका, शेप और स्ट्रक्चर देने का, ठीक, क्लियर। सो आई होप एवरीवन आपको बहुत अच्छे से ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम इसका एक क्विक शॉर्ट रिवीजन वाला एक वीडियो बनाएंगे पूरा सेल ऑर्गेन का। अभी तो शुरुआत हुई है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। आई होप यू लाइक द लेक्चर, कीप वॉचिंग इंस्पायर अकेडमी, थैंक यू।